लखीमपुर की हिंसा पर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब खुलासा ये हुआ है जिसका अंदेशा पहले से था भी कि ये असल में कांग्रेसियों ने खालिस्तानियों के साथ मिलकर इस साजिश को रचा है। जिस तरह से कांग्रेस और खालिस्तानी की भाषा एक नजर आ रही है इस हिंसा पर, इससे पूरा ये शक पुख्ता होता है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर ये सारी साजिश रची थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को टारगेट करके योगी जी को बदनाम किया जाए। अब आपको बताता हूं कि अभी जब ये सारा झगड़ा हुआ, इसके अगले दिन जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं वो और राकेश टिकैत और किसान परिवार जिसमें मृतक हुए थे, जिसकी मौत हुई थी बच्चों की, तीनों ने बैठकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सहमति बन गई है, हमने समझ लिया है कि यह एक दुर्घटना है। दुर्घटना में दोनों पक्ष के लोग मरे, गाड़ी के नीचे आकर 4 लोग मरे, गाड़ी में जो अंदर थे भीड़ ने उनको पीटकर मार डाला। अल्टीमेटली इसमें 45 लाख रुपया और सरकारी नौकरी पर समझौता बना और बाकायदा राकेश टिकैत ने इसकी घोषणा की कि हमारा एक समझौता हो गया है, सब पक्ष मान गए हैं। और उसके बाद आपको बताएं अंतिम क्रिया तब करेंगे जब दोषी पकड़े जाएंगे। इस पर अड़े हुए जो परिवार वाले थे उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया अपने विधि विधान से 3 लोगों की लाश का। चौथी लाश रुकी रही, और वो क्यों रुकी? वो रुकी राकेश टिकैत का एक बयान उसी दिन आया था, हिंसा के दिन, जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप कह रहे हो मंत्री का बेटा जीप चला रहा था, उसी ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई, आप कह रहे हो उसको 302 में केस दर्ज करो और मंत्री के ऊपर भी 302 का केस दर्ज करो और मंत्री को भी इस्तीफा दो और जेल में डालो और उसके लड़के आशीष को भी जेल में डालो। तो आप कैसे कह सकते हो इतनी भीड़ से कैसे निकल के बच गया? तो राकेश टिकैत का पहला बयान था कि वहां उनके पास असला था, रिवॉल्वर थी और उन्होंने गोली से एक किसान को मार दिया। उसके बाद पब्लिक डर गई और वो निकल करके भाग गया। इस बयान से ट्विस्ट आया, समझौते के होने के बावजूद वो परिवार अड़ गया। उन्होंने कहा हमारा तो जो परिवार का मरा है वो तो भैया गोली लगने से मरा है और इसलिए गोली मारी है मंत्री के बेटे ने और 302 के एफआईआर दर्ज हो, मंत्री का बेटा जेल में हो, तब हम इस डेड बॉडी की अंतिम क्रिया करेंगे। परिवार अड़ गया। इसके बाद क्या हुआ? पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में 4 डॉक्टरों की टीम थी, स्पेशली लखनऊ से बुलाए गए, हेलीकॉप्टर से उनको बुलाया गया। लखीमपुरी में वीडियोग्राफी भी हुई और वो इसलिए हुई कि कोर्ट में कई बार सवाल उठ जाता है तो उसको लाइव दिखाया जा सके, वीडियो का सबूत। 4 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, वीडियोग्राफी हुई, उसमें कहीं गोली की बात नहीं आई। पुलिस ने रिपोर्ट बनाई, उसमें लिखा कि गोली नहीं लगी, चोट लगने के कारण से व्यक्ति की मृत्यु हुई। लेकिन आप देखिए, टाइमिंग देखिए और बयान देखिए। इधर राकेश टिकैत सवाल उठाते हैं किसान की मौत गोली से हुई, इधर जब पोस्टमार्टम आ गया जिसके बाद सबके मुंह बंद हो जाने चाहिए थे और हुए भी, उसके बाद एक बयान आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बाकायदा दिल्ली के अंदर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और डॉक्टरों की, उस 4 डॉक्टरों की पैनल की रिपोर्ट पर सवाल उठा देते हैं। वो कहते हैं मैं इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को नहीं मानता। अब इसके आगे क्या होगा? कोई डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वो 4 हैं, एक भी नहीं है, पैनल है, वीडियोग्राफी है, कोर्ट में सबमिट होगी। और आप ऐसे समय में जब देश में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, वहां पूरा तनावपूर्ण माहौल है, 2 समुदाय आपस में लड़ सकते हैं, हिंसा भड़क सकती है, दिल्ली में बैठा राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दे कि मैं इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को नहीं मानता। क्यों कहा? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो रात में राकेश टिकैत ने समझौता करवाया उसकी मौजूदगी में हुआ, वो समझौता कैसे हो गया? ये तो दंगा भड़कना था, प्लानिंग दंगा भड़काने की थी। ये दंगा इतनी जल्दी शांत कैसे हो गया उत्तर प्रदेश में? और इसलिए शायद कांग्रेसियों के पेट में दर्द हुआ और स्पेशली गांधी खानदान के। एक बैठी गेस्ट हाउस में थी, बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है, नकली झाड़ू लगा रही है,
कमरे में सफाई है, उसके बावजूद पता नहीं मट्टी कहां से आई। नाटकबाजी का पूरा मीडिया पैकेज लेकर साथ हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी का यह बयान देना, मैं तो कहता हूं इसके बिना पर राहुल गांधी पर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। योगी जी इस पर संज्ञान लें और डॉक्टरों के पैनल पर सवाल उठाने पर, यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि एक षड्यंत्र है। और इसके बाद आप देखिए परिवार अड़ जाता है, और परिवार क्योंकि अड़ेगा ही, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी का मुखिया यदि ये कहे गांधी खानदान का प्रमुख के साथ रिपोर्ट तो फर्जी है, तो लोगों को लगेगा कि एक नेता बोल रहा है तो फिर कुछ तो होगा। उसी समय आप देखिए बयान आता है किसका, सिख फॉर जस्टिस का जो हेड है और विदेश में बैठा है गुरुपतवंत सिंह पन्नू। गुरुपतवंत सिंह पन्नू क्या कहता है कि ये जो मंत्री के बेटे ने किसानों को मारा है, वो सीधा कहता है, किसान नहीं कहता, सिखों को मारा है, हम इसका बदला लेंगे। और वो 9 तारीख नियुक्त कर देता है, वीडियो में बोल देता है 9 अक्टूबर के दिन मंत्री के घर हमला कर दो ट्रैक्टरों से और ड्रोन से। और वो क्या कहता है कि हम इससे बदला लेंगे, यानी भड़का रहा है। अब आप समझिए, एक तरफ यहां खालिस्तानी टी शर्ट पहने हुए, यहां भिंडर वाले की टी शर्ट पहने हुए, भिंडर वाले की झंडा लिए हुए यहां उस दंगे में कुछ आदमी होते हैं। उसके बाद गुरुपतवंत सिंह पन्नू बयान देता है कि हम मंत्री से बदला लेंगे, यानी लोगों को भड़का रहा है कि 9 तारीख में ट्रैक्टर लेकर उसके घर चले जाओ, हमला कर दो उस पर, हम ड्रोन से हमला करेंगे, हम ट्रैक्टरों से हमला करेंगे। एक साजिश विदेश में बैठकर हो रही है, वहीं देश में जब एक पत्रकार ये राकेश टिकैत से पूछते हैं कि भाई ये जो आंदोलन हो रहा था इसमें कुछ लोगों ने जो लाठी डंडे ले रखे थे, जो गाड़ियों पे काफिला है उसमें ये कहा जा रहा है कि हड़बड़ाहट में वो गाड़ी चढ़ गई, उसके ऊपर वास्तव में हमला हुआ है, गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे, पहले पथराव हुआ है, ये बता रहा है। और जिन लोगों ने पथराव किया और लाठी डंडे तलवारों से हमला किया वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, टी शर्ट पर भिंडरा वाले की फोटो थी। आप क्या कहोगे इस पर? क्या कहते हैं राकेश टिकैत? गौर करना, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कुछ लोग भिंडर वाले को जो है संत मानते हैं, लेकिन सरकार उसको आतंकवादी मानती। ये बयान का क्या मतलब है? अगर जो है ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी घोषित है और कल को भारत का कोई व्यक्ति उस ओसामा बिन लादेन की फोटो ले ले और अपने घर में टांग ले, टी शर्ट पे लगा ले, और फिर राकेश टिकैत से पूछा जाए, किसी व्यक्ति से पूछा जाए ओसामा बिन लादेन के बारे में आपकी क्या राय है, तो ये कहेंगे इंटरनेशनल लेवल पे तो ये आतंकवादी है, लेकिन कुछ लोग तो इनको अपना महंत मानते हैं, कुछ लोग इनको संत मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ये हमारा आदर्श है, ये तो धर्म के लिए जिहाद कर रहा है और ये बहुत बढ़िया है, उसके मरने पर दुखी हुए थे। तो क्या इस तरह की भाषा ये संवैधानिक भाषा कहलाएगी कि आप एक आतंकवादी जो भारत सरकार की तरफ से घोषित है उस पर राकेश टिकैत को यह कहने में क्या दिक्कत है? यह मैं कई बार कह चुका, राकेश टिकैत एक जिम्मेदार आदमी है, पुलिस से वो नौकरी छोड़कर गए हैं और यहां किसानों के नेता बन रहे हैं, ऑल इंडिया में वो आंदोलन चला रहे हैं, और ऐसे संवेदनशील समय में जब यहां एक आतंकवादी की फोटो को सीने से लगाकर या उसके नाम की टी शर्ट पहनकर उसके नाम का झंडा लेकर कोई आंदोलन में घुसा हुआ है, तलवार और लाठी डंडों से हमला करके 4 लोगों की हत्या कर दी, ऐसे में राकेश टिकैत ये कहने में उनको क्या दिक्कत है कि भिंडर वाला क्योंकि भारत सरकार की तरफ से आतंकवादी घोषित है? मैं इसको गलत मानता हूं जो लोग उसके फोटो को सीने से लगाकर घूम रहे हैं या खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं जिंदाबाद का, ये देश विरोधी है। ऐसे लोगों को किसान आंदोलन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत से उम्मीद तो ये थी कि वो ये कहेंगे कि मैं ऐसे लोगों को सहन नहीं करूंगा, किसान आंदोलन किसानों का है ना कि खालिस्तानियों का। खालिस्तानी समर्थक हो सकते हैं इस देश में, हो सकते हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नू के कहने पर, उनके इशारे पर, उसके पैसे देने पर, उसकी फंडिंग पर कुछ लोग यहां खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से जिंदा करना चाहते हो। यह भी हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दल भी उनके साथ खड़े हो, जैसा कि हमने 77 इंदिरा गांधी के समय में देखा कि अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का आंदोलन खड़ा किया गया।
एक किसान नेता जो उत्तर प्रदेश से आता है, जिसको एक महिमा मंडन करके आज प्रस्तुत किया जा रहा है कि साहब राकेश टिकैत ने समझौता करा दिया। नहीं, कोई दबाव की बात है जरूर, क्योंकि राकेश टिकैत की दो तरह के बयान है। एक तरफ वो कहते हैं गोली से मरा है, क्यों बोला उन्होंने? लाल किला कांड याद है आपको? 26 जनवरी ट्रैक्टर पलटा, लेकिन ऐसे ही इन्हीं लोगों ने बोला कि पुलिस की गोली से मरा है। उसके बावजूद इन्होंने फिर पूरा भड़काया और 300 पुलिसकर्मी घायल हुए। उसमें 300 पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया, क्योंकि यही खबर लाल किले में फैला दी गई कि पुलिस की गोली से एक किसान आंदोलनकारी मारा गया है। ये कहते हैं शहीद हो गया है, जैसे कोई देश की आजादी के लिए लड़ाई चल रही हो। फर्जी आंदोलन खड़ा किया गया है। मैं उस विषय पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन बात यह है, क्या एक आतंकवादी को आप इस तरह से बचाव करोगे उसका, कि कोई लोग उसका झंडा उठाएंगे, कोई उसको संत बताएंगे, कोई उसके नारे लगाएंगे और आपके आंदोलन में शामिल होकर वो निर्दोष पब्लिक को मारेंगे, पीटेंगे, पत्रकारों को मार देंगे, और आप कहोगे कि कुछ लोग उसको संत मानते हैं, इसलिए आप भिंडरवाला की फोटो लिए हुए और जो उसको संत मानते हो उनको आप आंदोलन में जगह दोगे? तो इस आंदोलन को किस तरफ ले जाना चाहते हो? क्या राकेश टिकैत ये बताएंगे कि क्या वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले सिख फॉर जस्टिस के हेड जो पन्नू हैं, उनके साथ मिलकर इस देश में फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन कर रहे हैं? क्या वो इस आंदोलन के जरिए, जिसको किसान आंदोलन बता रहे हैं, क्या वो फिर से खालिस्तान मूवमेंट चलाना चाहते हैं? क्योंकि गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने तो यही बोला है कि खालिस्तान ही किसानों को न्याय दिला सकता है। खालिस्तान की सरकार जब आएगी, हम किसानों के साथ न्याय करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये राकेश टिकैत पूरे देश को बताएं, और योगी जी भी इस बात पे संज्ञान लें कि जिसको वो समझ रहे हैं कि वो समझौता करा रहे हैं, ठीक है, शांति हुई, समझौता हुआ, लेकिन दो तरफ नाव में पैर रख के चलने वाला व्यक्ति ये ठीक नहीं है। राजनीति में भी सोशल मीडिया देख लीजिए, योगी जी की काफ़ी इस मामले में, योगी सरकार को लेकर लोग कमेंट लिख रहे हैं कि एक आदमी जो उल जलूल बयान दे रहा है, एक आदमी जो खालिस्तानियों के सपोर्ट में खड़ा है, एक आदमी जो पब्लिक को, लाखों लोगों को यूपी के परेशान कर रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पे घेर कर खाली टेंट पड़े हैं और कितने दिनों से बैठा है, एक आदमी जिसने पूरे आंदोलन को खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में और क्या क्या बातें कर दी, ऐसे आदमी को आप गोद में बिठा रहे हो। समझौते या कुछ और तरीके से भी हो सकते थे, मैं नहीं जानता इसमें सरकार की क्या पहल, क्या मजबूरी हो सकती है, लेकिन बहरहाल जो सोशल मीडिया पर है वो मैंने बताया। सब लोग चाहते हैं कि राकेश टिकैत को लेकर इस पर कार्रवाई योगी सरकार करे, केंद्र सरकार करे, क्योंकि ये बहुत भयंकर बयान है कि कोई खालिस्तानी भिंडरवाले को ये कहे। कुछ लोग तो उसको संत मानते हैं। आप क्या मानते हो, ये राकेश टिकैत से जानना चाहता है देश। वंदे मातरम।